अनदर वीडियो लेक्चर। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया था और बहुत से इश्यूज़ आ रहे थे, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। सो आई विल ट्राई कि मैं जितना हो सकता है जल्दी बनाऊँ, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंडिकेशंस थी जॉइंट की मोबिलाइजेशन की। हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। अब हम इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस वगैरह को देख लेते हैं, ठीक है। इंडिकेशन सबसे पहले जो उन्होंने बताई हुई है वो हमारे पास यही है, पेन, मसल गार्डनिंग और स्पैज्म, ठीक है। जहाँ पे भी है पेनफुल जॉइंट्स हैं, रिफ्लेक्स मसल गार्डनिंग होगी या मसल का स्पैज्म है, उसको हम जेंटली जॉइंट प्ले से ना हम क्या करते हैं, जॉइंट प्ले की टेक्निक से हम उसको क्या करते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं एक ऐसे इफेक्ट्स को जो है न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और मैकेनिकल इफेक्ट्स, ठीक है। दो इफेक्ट्स को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। पेन की भी आप लिमिट देखोगे, अगर बहुत ही स्वेयर है, पेशेंट का टॉलरेंस इतनी है ही नहीं, ठीक है, पेशेंट बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहा, उस केस में आप जॉइंट की मोबिलाइजेशन भी नहीं दे सकते, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही पेशेंट की बहुत स्वे कंडीशन हो चुकी थी, ठीक है। उसके लिए आपको पहले प्रॉपर असेसमेंट और प्रॉपर आपने देखना होता है कि पेशेंट की स्वेरिटी है कितनी है और क्या वो बर्दाश्त है उसमें कि नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि स्लाइटली आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, ठीक है। फिर न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं क्या? न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स वही है कि हमारे पास स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेटेड डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट्स हमने दी, तो उन्होंने स्टिमुलेट कराया हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स को। मैकेनो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को या टच वगैरह को डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ज़्यादातर प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं या प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमारे पास ये मैकेनिकल स्टिमुलस के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके ऑपोजिट, ठीक है, जब जैसे एक स्टिमुलेट हुआ तो दूसरा पाथवे इनहिबिट करेगा और नोसिसेप्टिव पाथवे जो हमारे पास पेन का पाथवे, ठीक है, वो इनहिबिट कर जाएगा, और जो हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर का पाथवे लाइक प्रेशर का पाथवे वो क्या कहते हैं हम स्टिमुलेट करा देंगे, ठीक है। मतलब इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लाइक पेन का जो पाथवे था वो हमारे पास इनहिबिट हो गया, ठीक है, जिससे स्टिमुलाई हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम के लेवल पे जा रहा था, ठीक है। ये हमारे पास न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट था। मैकेनिकल इफेक्ट क्या आता है कि स्मॉल एम्पलीट्यूड की डिस्ट्रैक्शन दी या ग्लाइडिंग मूवमेंट्स दी, तो क्या हुआ कि इससे साइनोवियल फ्लूइड की मोशन की, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड अब हमें पता है कहाँ होता है कि हमारे पास जॉइंट्स की जो जॉइंट की इंटेग्रिटी है, ठीक है, आप कहते हो कि जॉइंट का जो एरिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जॉइंट के एरिया को साइनोवियल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है, ठीक है। अब जो जॉइंट के एरिया को साइनोवियल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, ठीक है, उस कवरिंग के अंदर आपके पास साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपकी जो मूवमेंट है जिससे हम ग्लाइडिंग या डिस्ट्रैक्शन की मूवमेंट कह रहे हैं, ठीक है, जो हमने जॉइंट की मोबिलाइजेशन का, जब आप वो देते हो ना, तो साइनोवियल फ्लूइड का क्या होता है, मोशन होता है। मोशन होने की वजह से क्या होता है कि एक जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास हमें चाहिए होते हैं या हमारे पास जो कार्टिलेज को चाहिए या हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस में चाहिए होते हैं, जॉइंट के सिर्फ न्यूट्रिएंट्स चाहिए नहीं होते बल्कि वेस्ट मटेरियल्स उन्हें रिमूव भी करने होते हैं, तो जॉइंट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो भी हमें मिल रहे होते हैं, किससे, मोशन करने से। क्यों? क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो होता है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे पास जो पोर्शन है, एवेस्कुलर पोर्शन है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, उस तक न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं, क्योंकि वेस्कुलर पोर्शन को तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन एवेस्कुलर को हमें चाहिए होते हैं, वो मूवमेंट के साथ साथ मिल रहे होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने साथ बताया इंट्राआर्टिकुलर फाइब्रो कार्टिलेज को भी आपके जो होते हैं ना हमारे पास क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं। कि जेंटल जॉइंट प्ले टेक्निक्स हैं जो हमारे पास हेल्प करते हैं मेंटेन करने में न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज को, हमारे पास प्रिवेंट करते हैं पेनफुल डीजनरेटिव चेंजेस को। आप ये भी कर सकते हैं जैसे swollen हो जाती है, पेनफुल हो जाती है या पेनफुल किसी एरिया में कि किसी भी जॉइंट के अंदर swelling या पेन आ रही है, तो हमारे पास उसको कम करने में हमारे पास जेंटल जॉइंट प्ले टेक्निक्स बहुत हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। और रिवर्सिबल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, रिवर्सिबल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी बेसिकली कि हमारे पास वो हाइपोमोबिलिटी जो रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसी हाइपोमोबिलिटी ना जिसमें हमारे पास हमें स्लाइट जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं बल्कि हमें प्रोग्रेसिव विग्रस चाहिए होती है, जिसको हम जॉइंट प्ले की स्ट्रेचिंग कहते हैं, ठीक है। ओके इसमें हम अपना जॉइंट प्ले की जो है वो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स यूज़ करें, ठीक है, जो हम इलांगेट करेंगे कैप्सूल और लिगामेंट के कनेक्टिव टिश्यूज़ को, तब हम यूज़ करते हैं स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, ठीक है। स्ट्रेचिंग टेक्निक्स स्केलेटन बॉन का ग्रेड 3 है और मेरे ख्याल में मैटलैंड की जो होती है वो हमारे पास 4th और 5th ग्रेड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे पास स्केलेटन बॉन के ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम स्केलेटन बॉन के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते हैं कि लाइक हमारे पास जो है ग्रेड 3 जो होता है वो हमारे पास स्ट्रेचिंग ग्रेड होता है, ठीक है। तो
तो सस्टेन्ड और ऑसिलेटरी स्ट्रेच फोर्सेज जो अगर हम देते हैं तो हमारे पास शॉर्टन टिश्यू का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टेंड करते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास हम उसको यूज़ करते हैं डिस्टेंड करने के लिए, और ये हमारे पास होते हैं कैप्सुलर लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आ जाता है पोजिशनल फॉल्ट या सबलक्सेशन हो जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये होगा कि हमारे पास या तो सबलक्सेट हो गया, ठीक है, या हो सकता है कि लाइक हमारे पास ऐसा हो सकता है ना कि आपका सबलक्सेशन का मतलब तो जैसे डिस्लोकेशन कहते हैं ना, हम दोनों बोनी पार्टनर्स एक दूसरे से दूर चलेंगे। सबलक्सेशन ज़रा हाफ, लाइक आप ये कह सकते हो कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हुआ है लेकिन बोनी पार्टनर्स बिल्कुल अपार्ट या बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हुए, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बताई कि मैल पोजिशनिंग हो जाती है वन बोनी पार्टनर के विद रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिट सरफेस, ठीक है। और ये लिमिटेड, इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो लिमिटेशन आ जाती है मोशन में, ठीक है, लिमिटेड मोशन हो जाता है, और दूसरा पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये किस किस वजह से हो सकता है? इसकी वजह यह हो सकती है कि एक तो ये ट्रोमेटिक इंजरी के साथ हो सकता है, ठीक है, बहुत लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन के लिए मोबिलिटी हुई, फॉर एग्जांपल कास्ट अप्लाई किया हुआ, ठीक है, किसी पेशेंट के ऊपर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि मसल का इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, मसल की इंटेग्रिटी इतनी अच्छी नहीं रही कि वो बैलेंस रह सके या वो बैलेंस रख सके हमारे स्ट्रक्चर्स को, तो वो क्या कहते हैं कि मसल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। मैल पोजिशन में भी परपेचुएटेड विद द maladapted neuromuscular control across the joint. So whenever attempting active ROM, there is a faulty tracking of the joint surface resulting in pain or लिमिटेड मोशन, ठीक है। वही बात की है कि मैल पोजिशनिंग की वजह से जब हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल मैल अडेप्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जॉइंट के अराउंड एक्टिव आरओएम जो होती है वो भी अटैम्प्ट करना है, उसकी भी फॉल्ट, जाहिर सी बात है, जब हमारे पास मैल पोजिशनिंग आती है तो आरओएम हमारे पास नॉर्मल नहीं रहेगी, आरओएम नॉर्मल नहीं रहेगी तो फॉल्ट ट्रैकिंग आ जाएगी, फॉल्ट ट्रैकिंग आएगी तो हमारे पास पेन और लिमिटेड मोशन आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने जो हमें बात की हुई है वो ये की हुई है कि MWM मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो होती है वो हम अटैम्प्ट करते हैं कि रियलाइन करें बोनी पार्टनर्स को, ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास जैसे हम रियलाइन करते हैं ना, पेशेंट एक्टिवली मूव कर रहा होता है अपनी आर्म, ये जैसे रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करेगा, साथ साथ हम एकदम से डिस्ट्रैक्शन या ट्रैक्शन देके उसको नॉर्मली अपनी जगह पे वापस लेके जाते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशंस इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है सबलक्सेशन को। मैनिपुलेशंस आर यूज टू रिपोजिशन एंड ऑब्वियस सबलक्सेशन सच एज पुल्ड एल्बो, कैपिटेट ल्यूनेट सबलक्सेशन, ठीक है। कैपिटेट ल्यूनेट की सबलक्सेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ये हमारे पास कार्पल बोन्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा है पुल्ड एल्बो, ये उन लोगों बच्चों में होता है ना, लाइक आप ये कह सकते हो कि किसी कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसको हम एकदम से उठाते हैं, अचानक से उठाते हैं बाजुओं के जोर से, ठीक है। हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे होता है कि लाइक बच्चे को रोका जाता है या लोगों को रोका जाता है कि इसको बाजुओं के जोर से ना उठाया जाए, वो इसी वजह से उठाया जाता है, क्यों नहीं उठाया जाता है, क्योंकि पुल्ड एल्बो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाजू खिंच जाता है, ठीक है। बाजू खिंचने की वजह से एल्बो जॉइंट जो होता है वो एक दूसरे से दूर चला जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक कंडीशन डेवलप होती है, इसको पुल्ड एल्बो कहते हैं। और कैपिटेट ल्यूनेट की तो हमारे पास सबलक्सेशन होगी, तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कैपिटेट हमारे पास जो ल्यूनेट जो है वो कार्पल बोन्स हैं, इनके बीच में जब नॉर्मल जॉइंट इंटेग्रिटी या नॉर्मल जॉइंट की जो सरफेसेस हैं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगी तो हमारे पास सबलक्सेशन कॉज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने चीज़ बताई हुई है वो ये बताई हुई है कि प्रोग्रेसिव लिमिटेशन, ठीक है, यही कि डिजीज़ की वजह से जो है ना प्रोग्रेसिवली लिमिटेड कर देता है। और प्रोग्रेसिव जैसे कोई भी डिजीज़ है, ऐसा कोई डिजीज़ जो हमारे पास आरओएम को लिमिट कर रहा है, ठीक है, तो आप उस केस में जॉइंट की प्लेग टेक्निक से जॉइंट प्ले या आप जॉइंट की मोबिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो एक अवेलेबल मोशन के अंदर, ठीक है, और एक प्रोग्रेसिव मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए, ठीक है, लाइक उसके अकॉर्डिंगली आप देते हैं, ठीक है, उसकी डोज डिस्ट्रैक्शन की, और ये होता है कि ग्लाइडिंग वो आप डिक्टेट करते हैं कि पेशेंट का रिस्पांस कैसा है ट्रीटमेंट पे और उसकी डिजीज़ की क्या स्टेट है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को पैथोलॉजी वगैरह या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि हमें पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस या कहते हैं पैथोजेनेसिस या आपको क्या कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी किसी भी डिजीज़ की पता होनी चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट कर सको। जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो आपको पता हो पेशेंट में ये डिजीज़ है और इसकी पीछे ये पैथोलॉजी चल रही है और इसके पीछे ये पैथोजेनेसिस है, ये पैथोफिजियोलॉजी है। उसके बाद जाके वो आपको बताया जाता है कि इस स्टेट की डिजीज़ को आप इस तरह से आपने ट्रीट करना है, ठीक है। ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन इमोबिलिटी, ठीक है। जब पेशेंट है हमारे पास नॉर्मली मूव ही नहीं कर सक रहा अपने जॉइंट को, ठीक है, काफ़ी टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उस जॉइंट को हम ट्रीट करते हैं नॉन स्ट्रेच ग्लाइडिंग और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक से, ठीक है। और अब उसकी जितनी जॉइंट प्ले की अवेलेबल मोशन है बस उसको मेंटेन रखते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि उसमें कोई और डिजोनेशन या रिस्ट्रिक्टेड इफेक्ट ना आ रहा हो इमोबिलिटी में, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है फंक्शन। देखो एक फंक्शन इमोबिलिटी हुई किसी भी वजह से उसका फंक्शनल टास्क
वो नहीं कर सक रहा है या फंक्शनली मोबाइल कर दिया गया पेशेंट को, ठीक है। तो उसके बाद जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो हम स्ट्रेचिंग नहीं देते, बल्कि जेंटल ग्लाइडिंग टेक्निक्स हम या नॉन स्ट्रेच ग्लाइडिंग टेक्निक्स हम उनको पेशेंट को अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ओके इसकी जो लिमिटेशन है वो मेन यही है कि जॉइंट की जो टेक्निक है, मोबिलाइजेशन की जो हम टेक्निक ये यूज़ करते हैं, ये डिजीज़ की प्रोग्रेस को नहीं रोक सकती। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं ना, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इंजरी का चल रहा है, तो हम उसको रोक नहीं सकते या उसके प्रोसेस को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो इस वजह से भी कि लाइक ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और जैसे हमें पता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो हमारे पास इसमें सिस्टमिक चेंजेस भी आ रहे थे, ठीक है। जब सिस्टमिक चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग उस केस में हम अपनी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो हमें मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ हम उसकी जैसे इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि हम उसके पेन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके अवेलेबल जॉइंट प्ले को मेंटेन रख सकते हैं, उसके मैकेनिकल लिमिटेशंस के जो फैक्टर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको लाइक ये नहीं कह सकते डिजीज़ के प्रोग्रेस को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये कि स्किल के थेरेपिस्ट की स्किल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है। एक तो अगर वो एकदम से प्रोग्रेस, या आप ये कहते हो ना कि ऐसा अनस्किल्ड थेरेपिस्ट है, नोवाइस थेरेपिस्ट जो होता है वो हमारे पास क्या करते हैं कि अगर एकदम से स्ट्रेचिंग की तरफ चला जाता है या मोबिलाइजेशन टेक्निक्स पे उसका हाथ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो एकदम से एग्रेसिव कराता है, विग्रस करा लेता है, जिसकी वजह से अगर विग्रस कराएगा हमारे पास जॉइंट की मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स, तो हमारे पास जॉइंट का ट्रॉमा और हाइपरमोबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा, इसको बहुत एहतियात से काम करना था जॉइंट मोबिलाइजेशन, और ये कभी भी आपने एग्जैक्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी होती जब तक आपका किसी अपने नॉर्मल पर्सन पे या आपकी अच्छी ग्रिप ना हो टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है। ओके अब कॉन्ट्राइंडिकेशन पे बात करते हैं या प्रिकॉशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है। 3 मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है और यही मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। हाइपर मोबिलिटी, जॉइंट की फ्यूजन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। देखो हाइपर मोबिलिटी कैसे हो सकती है, कोई पोटेंशियल नेक्रोसिस हो गया लिगामेंट का या कैप्सूल का, तो आप उस केस में स्ट्रेचिंग दो जाहिर सी बात है दोगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आप स्ट्रेच दे रहे हो, विग्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा, डैमेज ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी नेक्रोसिस चल रहा है, ठीक है। सेकेंड उन्होंने ये बात की हुई कि अगर पेनफुल हाइपर मोबाइल जॉइंट है तो बेनिफिट हाँ आ सकता है अगर जेंटली आप दे रहे हो, लेकिन अगर इसको एक लिमिट, लेकिन अगर इसको स्ट्रेचिंग की तरफ लेके जाओगे तो वो वहाँ पे भी हमारे पास क्या करेगा कि वहाँ पे भी वो सिचुएशन को ख़राब करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस बात अगर पेन फ्री है तो पेशेंट को हाइपर मोबाइल भी रहेगा तो वो आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। जब आपके पास पेशेंट आता ही तब है सबसे पहले चीफ कंप्लेन के साथ कि उसको पेन है, ठीक है। तो जो पेन होता है ना, तो उसको जो आप कहते हो ना कि हमारे पास वैसे भी हमने ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ी है कि हमारे पास पेन के लिए हम बिल्कुल जेंटली फर्स्ट एड यूज़ करते हैं। सेकंड पे भी हम तब जाते हैं जब पेशेंट टॉलरेट कर सक रहा होता है, ठीक है, नहीं तो हम फर्स्ट एड को ही यूज़ करते हैं। और इसे मैंने यहाँ पे बात की कि जेंटल जॉइंट प्ले की टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो हाइपर मोबिलिटी के लिए, लेकिन आप स्ट्रेचिंग यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ओके अभी दूसरी जो बात आ रही है वो जॉइंट डिफ्यूजन की करें। जॉइंट डिफ्यूजन में ये हो सकता है कि जॉइंट में स्वेलिंग आ रही है किसी भी ट्रॉमा या डिजीज़ की वजह से, ठीक है। अगर रैपिड स्वेलिंग है जॉइंट में, ठीक है, वो इंडिकेट करती है कि जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम उस केस में बिल्कुल जॉइंट की फ्यूजन केस में नहीं देते, ठीक है। और दूसरा ये कई बार ऐसा होता है कि ना कुछ लोगों को हीमोफीलिया की कंडीशन होती है, ठीक है। हमें हीमोफीलिया की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉर्मली ऐसे जैसे हमारे फैक्टर्स है ना, हमारे पास क्लॉटिंग मैकेनिज्म नॉर्मल चल रहा होता है, प्लेटलेट्स आके हमारे पास ले आते हैं, प्रॉपरली एग्रीगेट करते हैं सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन इसमें यह होता है कि हीमोफीलिया कंडीशन में होता है कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं हीमोफीलिया ए और बी में डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स किसमें 8 और 9 जो होता है वो हमारे पास डिफेक्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सारा प्रोसेस है ना ब्लीडिंग को स्टॉप करने का, ठीक है, वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये सही नॉर्मल नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे पास अगर बार बार ट्रॉमा होगा तो ब्लीडिंग जॉइंट में स्टार्ट होगी तो वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, स्टार्ट तो होगी लेकिन वो रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशंस में हम बिल्कुल नहीं देते। ऐसी कंडीशन में फिर मेडिकल इंटरवेंशन की उनको ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारे पास ब्लड को एस्पायरेट करते हैं वो, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट जो होता है हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज का वो हमारे पास उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। फिर स्वेलिंग को स्लो किया जाता है सीरियस, अगर तो हमारे पास स्वेलिंग बहुत लाइक ऐसे करें तो कुछ स्वेलिंग्स ऐसे थे जिनमें हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड भी आ रहा था, ठीक है, जिसको हम सीरियस इफ्यूजन्स कहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी। और यह होता है कि हमारे पास जो एडिमा वगैरह जॉइंट के लिए, ठीक है, जिसमें माइल्ड ट्रॉमा ड्यू टू माइल्ड ट्रॉमा, किसी माइल्ड ट्रॉमा की वजह से इरिटेशन या डिजीज़ की वजह से, ऐसी कंडीशंस में हम मोस्टली ये हो रहा था कि जो स्लो स्वेलिंग हो रही होती है, ठीक है, फास्ट नहीं होती, इसमें स्लो स्वेलिंग हो रही है। रैपिड स्वेलिंग तो हीमोफीलिया वगैरह की कंडीशंस में होती है और स्लो स्वेलिंग जो है वो हमारे पास
सीरस इफ्यूजन एडीमा वगैरह की वजह से या कोई इरिटेशन जिसके कोई भी एथराइटिस वगैरह की डिजीज़ में हम मोस्टली अप्लाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। और लास्ट जो हमारी कंडीशन है वो हमारे पास थी इन्फ्लेमेशन। कुछ चीज़ें बताएंगे जिसमें उन्होंने बताया कि हम स्ट्रेच नहीं करते स्मॉलन जॉइंट को, ठीक है, स्ट्रेच नहीं करते मोबिलाइजेशन या पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के थ्रू। कैप्सूल अगर ऑलरेडी जो होता है वो स्ट्रेच हुआ हुआ है तो हम उसको डिस्टेंड या अकोमोडेट करते हैं बाय एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से। अब उन्होंने बात की हुई है कि हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास किसी भी तो उन्होंने यही बात की हुई कि जो मसल का रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो हमारे पास इस वजह से नहीं आ रहा कि लाइक हमारे पास लिमिटेड हो रहा है मोशन, सॉरी ये इस वजह से नहीं आ रहा कि हमारे पास जो मसल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट हो रहे हैं, बल्कि इस वजह से आ रहा है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा हो गया और मसल का जो रिस्पॉन्स है वो पेन आ रहा है, ठीक है। Gentle oscillating motions that do not stress or stretch the capsule may help block the transmission of pain stimulus, so it is not perceived and may also help improve fluid flow while maintaining available joint. उन्होंने कहा इन कंडीशंस में लाइक आप कुछ हद तक आप दे सकते हैं, ठीक है। If a patient's response to gentle techniques results in increased pain or joint irritability, the techniques were applied too vigorous or should not have been done with the current state of pathology, ठीक है। या तो आप अगर ऐसा हो रहा है कि पेशेंट का रिस्पांस कुछ ऐसा आ रहा है तो आप जो अभी कंडीशन पेशेंट की चल रही है ना, हम उस कंडीशन में फिर नहीं देते, ठीक है। लाइक अभी पैथोलॉजी की जो स्टेट है, हो सकता है उस स्टेट में उसको पेन ज़्यादा आ रहा है तो हम इस स्टेट में फिर उसको अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो था वो हमारे पास था इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास बेसिकली यही बात है कि एक सिंपल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है तो हम उसमें ज़्यादातर स्ट्रेचिंग टेक्निक्स अप्लाई या ये हम करते ही नहीं है जॉइंट की मोबिलाइजेशन। लेकिन अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग टेक्निक्स जो होती है वो इंक्रीज़ कर देती है ना मसल के पेन को, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप जेंटल ऑसिलेटरी मोशंस या कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन या उसकी, तो आप ये कर सकते हो कि जेंटल ऑसिलेशन या डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक्स जो होती हैं वो टेम्पररी इनहिबिट करते हैं पेन के रिस्पॉन्स को, लेकिन कंप्लीटली नहीं करती, ठीक है। और जब इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है ना तो हम उस केस में ज़्यादातर नहीं दे रहे होते जॉइंट की मोबिलाइजेशंस। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंडीशन जो रिक्वायर करती है स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर स्ट्रेचिंग, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्पेशली जॉइंट की, देखो जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो होती है ना वो सेफर होती हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम पैसिव स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी यही है कि हमारे पास कुछ हद तक कंप्रेशन आ रहा होता है, हमारे पास स्ट्रेच भी आ रहा होता है, टाइट है, तो हम मोबिलाइजेशन को एक्सट्रीम जो केयर होती है ना उसके साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनमें हम प्रिकॉशंस के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें जैसे मैलिग्नेंसी हो गई, बोन डिसीज डिटेक्टर हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास अनहील्ड फ्रैक्चर है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सेसिव पेन है, पेन बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी बहुत ध्यान से, यहाँ पर मोबिलिटी है जॉइंट्स में तब भी टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, TKR THR हुआ है तो हम उस केस में भी काम करते हैं, ठीक है। हम लोग उस मैकेनिज्म, ये जॉइंट की रिप्लेसमेंट्स होती है ना जिनमें हम टोटल की जॉइंट की रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। लाइक हमारे पास अगर शोल्डर जॉइंट है तो मैं इसमें कहूँगी ग्लेनॉइड कैविटी के साथ साथ ह्यूमरस का हेड भी दोनों कंबाइंड होते हैं वो हम प्लेटिनियम के, आप ये कह सकते हो कि हम एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर्स हैं। फॉर्म्ड वीकेंड कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे तो हम उस केस में भी, क्योंकि उसमें इमीडिएटली इंजरी हो सकती है, इंजरी सर्जरी या डिस्यूज़ हुआ है तो हम उस केसेस में नहीं देते, ठीक है। क्योंकि इंजरी के बाद अगर न्यूली फॉर्मेशन हो रही है टिश्यूज़ की तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा कि डिसरप्ट कर देंगे हम उस मैकेनिज्म को, ठीक है, उसमें नहीं देते। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अगर पेशेंट यूज़ कर रहा है तो हम उस केस में भी, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अपने इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती है कि हम ऐसे पेशेंट्स में इतना ज़्यादा नहीं देते, और अगर हम दे भी रहे हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ देंगे इंजरी सर्जरी और डिस्यूज़ में भी, ठीक है। और सिस्टमिक कनेक्टिव टिश्यू के डिजीज़ है तो हम जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो हम उसमें भी बहुत ध्यान से देते हैं। देखो जेंटल टेक्निक्स बेनिफिट करती हैं रिस्ट्रिक्टेड टिश्यूज़ के, लेकिन फोर्सफुल टेक्निक्स जो होती हैं वो रप्चर कर सकती हैं, इसलिए हम ऐसी चीज़ें लिमिटेड प्रिकॉशंस के साथ देते हैं, ठीक है। एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं तो हम उनमें भी ऐसी करें कि अगर वीकेंड हुए हैं या सर्कुलेशन डिमिनिश हुई है तो हम उसमें भी बहुत ध्यान से देते हैं। जेंटल टेक्निक्स दे सकते हैं इतनी जितनी पेशेंट टॉलरेट या टिश्यू टॉलरेट कर सके, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करते, और इतनी देंगे कि वो बेनिफिशियल हो हमारे पास मोबिलिटी के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, सही है।
क्योंकि जीरियाटिक पॉपुलेशन जो होती है ना, उनमें वैसे ऑलरेडी काफ़ी इश्यूज चल रहे होते हैं, उनकी हर चीज़ वीक हो रही होती है तो एजिंग के प्रोसेस के साथ। तो इन कुछ केसेस में भी आप ये कह सकते हो कि हमें एक लिमिटेड अमाउंट मिलेंगी। ठीक है, आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, फिर नेक्स्ट बाकी हम बाद में करेंगे। आज हमने इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और लिमिटेशन को डिस्कस कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी भी कोई चीज़ समझ ना आ रही पूछ सकते हैं।